आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। नमस्कार, रेडियो डॉक्टर में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। आज का नया अंक आप सबके लिए हाजिर है और उम्मीद की जा रही है हमारी तरफ से कि आप सब जुड़ चुके हैं हमारे इस कार्यक्रम के साथ, जिसके साथ आप जुड़ते हैं प्रतिदिन। जी हाँ, आप सुनते हैं इसे FM रेनबो 102.6 पर और साथ ही साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर, और साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रियाएं भी हमें देते हैं, हमें बताते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है। तो आज भी जरूर अपना काम निपटा लीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज के रेडियो डॉक्टर आ चुके हैं FM के स्टूडियो में और हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश गर्ग। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिकल केयर, एम्स न्यू दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में। थैंक यू मैडम, एंड सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बहुत दिनों से हमारे श्रोता इंतजार कर रहे थे आपका। थैंक यू सो मच। तो आज आप लोगों की इंतजार पूरा हुआ और डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, समय नहीं निकाल पा रहे थे और बहुत सारी हमारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे डॉक्टर्स जो यहाँ आते हैं बहुत शुक्रगुजार हम रहते हैं, हमारे श्रोता भी हमें लिखते रहते हैं डॉक्टर साहब कि कैसे समय निकालते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी लगती है जानकारियां और वो आपको धन्यवाद देते रहते हैं कि हमारी तरफ से बोलिए ना कि डॉक्टर साहब धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी श्रोताओं का, बिकॉज आपका जो प्यार है वही हमें एक थोड़ा सा मोटिवेट करता है कुछ ज्यादा करने के लिए, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर हमारे दो शब्द से किसी को कुछ फायदा हो जाए तो इस माध्यम से आने में क्या बुराई है। और हमें भी बहुत फायदा होता है जब आप आते हैं, तो मुझे भी एक सूदिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ऐसा स्माइलिंग फेस और इतना पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ एंड एवरीथिंग, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम बता दें अपने श्रोताओं को फिर से एक बार कि डॉक्टर राकेश गर्ग हमारे साथ रहेंगे इस कार्यक्रम में एज अ रेडियो डॉक्टर फॉर टुडे, और हमारा जो विषय है खास थोड़ा सा अलग विषय आज इसलिए लिया है कि डॉक्टर साहब एनेस्थीसिया के एक विशेषज्ञ हैं जाने माने, तो हमने सोचा क्यों ना उनसे हम पूछें कि कितनी तरह के और किस प्रक्रिया से हम एनेस्थीसिया को समझ सकते हैं। तो विषय हमने यही रखा है, टाइप्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एनेस्थीसिया। तो कितने प्रकार के एनेस्थीसिया हो सकते हैं और किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अगर कोई सर्जरी करवाता है। तो हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब की जब सर्जरी होती है तो सबने सुना है शब्द कि एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। तो एनेस्थीसिया की प्रक्रिया को तो हम बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं आपसे कि एनेस्थीसिया क्या होता है और कितनी प्रकार का होता है। शालिनी जी, मैं आपसे थोड़ा सा एक लाइटर मूड में कुछ बताना चाहूंगा जी। काफी समय पहले की बात है, जब मैं इस स्पेशलिटी के अंदर एंटर किया था, एडमिशन हुआ था, तो किसी ने पूछा कि आप किस स्पेशलिटी में हो, तो मैंने कहा कि मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ। तो बोलते हैं कि आपका तो कुछ खास काम नहीं होगा, बेहोश करके तो फिर आप फ्री हो जाते हैं, तो क्या करते हैं 5-7 घंटे जब तक सर्जरी चलती है। सब मुझे वो वाक्य हमेशा याद रहता है। और जब आपने सवाल पूछा तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जब भी कोई मेजर सर्जरी होती है तो आप जरा सोच के देखिए, जब आपको एक हल्की सी सुई भी चुभ जाती है बिल्कुल कितना तकलीफ होता है। एक छोटा सा दांत निकालना पड़े कितना तकलीफ होता है, स्किन पर थोड़ा सा कट लग जाए कितना तकलीफ होता है। और हम सर्जरी की बात कर रहे हैं जहाँ एक लंबा सा इंसिजन है, अंदर ऑर्गन्स को मैनिपुलेट करते हैं और ब्लीडिंग का थोड़ा सा रिस्क रहता है। हमें इंश्योर करना होता है कि हमारे जो सर्जिकल कोलिग्स हैं उस सर्जरी को पूरी अच्छी तरीके से कर पाए। आपने देखो, जब होश में आते हैं कोई सुई से कांटा निकालने की कोशिश करता है तो हम हाथ खींच लेते हैं, बिल्कुल। और अगर पेशेंट हिलता रहेगा तो सर्जरी भी नहीं कर पाएंगे। तो एक हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जहां पर हमारे सर्जिकल कोलिग्स अच्छे से सर्जरी कर पाए। तो हम एनेस्थीसिया के 3 कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक तो हमने बोला कि मरीज शांत रहे, दूसरा सर्जरी के दौरान कोई उसको दर्द किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, और तीसरा जो उस सर्जरी के दौरान कुछ बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं उसको मॉनिटर करके मैनेज भी करना है हमें, और उस मरीज को उस सर्जरी के दौरान कुछ याद भी ना रहे कि क्या चल रहा था, क्योंकि एक एंजाइटी तो रहती है ना कि सर्जरी है, तो हम एमनीजिया बोलते हैं कि उसको उस वक्त बिल्कुल ये पता ना चले कि क्या हुआ कुछ था। भी ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स या उसके बाद जो वो है ट्रॉमा ना ही रहे, क्योंकि जब कुछ उस स्टेज से गुजर रहा होता है तो उसको थोड़ा फीलिंग तो रहता है कि हाँ पेट का सर्जरी चल रहा है, छाती का सर्जरी चल रहा है, तो एक फीलिंग आती है। तो हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल शांत स्वभाव से सोता रहे ताकि उसको पता नहीं चले और दर्द भी नहीं हो, और सर्जरी अपनी सर्जरी तरह से ठीक हो जाए। जब मेजर सर्जरी चल रही होती है
है या कोई भी तरह की सर्जरी, हम माइनर की भी बात कर सकते हैं, तो उस समय जो मुझे लगता है एक डॉक्टर जो व्यस्त रहता है वो जो सर्जरी कर रहा है, और एक दूसरा डॉक्टर जो व्यस्त रहता है वो जो एनेस्थीसिया जो देख रहा है। इसलिए ये जो आपने कहा ना, जिसने भी ये गलत फहमी थी जिसको, कि मुझे लगता है आप उस समय बहुत बिजी होते होंगे ये देखने में कि पैरामीटर्स सही चल रहे हैं उस पेशेंट के। हमारे श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके मन में भी बहुत सारे विचार, बहुत सारे सवाल, बहुत सारे ऐसी बातें आ रही होंगी कि एनेस्थीसिया के बारे में हम कई बार पूछ नहीं पाते हैं, कई बार समय की भी कमी होती है, जब हम डॉक्टर से मिलते हैं तो कई चीजें मन में ही रह जाती है। तो नहीं, मैं बिल्कुल मैं शालिनी जी आपसे बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूंगा, बिकॉज जब हम सर्जरी से पहले एक बेहोशी की जांच करते हैं तो लोगों के मन में बहुत सारी मिथ्स होती है। तो मैं चाहूंगा कि आपकी जो भी मन में मिथ्स हैं या जो भी सवाल है आज पूछिए, ताकि आप अगर बाई चांस आपका किसी परिवार में सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो आप उसको शांत तरीके से अच्छे से करा सकें। बिल्कुल। और बहुत सारी भ्रांतियां, जैसे आपने कहा, हर चीज के इर्द गिर्द होती हैं, और जब आदमी उस मनस्थिति में पहुंचता है कि उसे लगता है कि अब ऑपरेशन ही कैसे तैसे हो जाए, तो बाकी बातें करने का समय भी नहीं होता और माइंडसेट भी नहीं होता। तो आज बिल्कुल समय भी है, माइंडसेट भी है, हमारे एक्सपर्ट भी हैं, और मौका है, दस्तूर है, रेडियो डॉक्टर कार्यक्रम चल रहा है भाई। तो आप अपने मन के जो सवाल हैं वो मन में नहीं रखिए, बस हमें लिख भेजिए या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ जाइए। बिल्कुल जुड़ने का तरीका वही जो रोज का रहता है। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं 011-2342-1080, 2342-1082। व्हाट्सएप पर लिखने का तरीका भी वही पुराना है, नंबर भी वही है जो आपको याद है, 9868107070। हमारे एक श्रोता हैं, जागरूक श्रोता, वो लाइन पर आ चुके हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, आप हैं रेडियो डॉक्टर में। शालिनी मित्तल जी को रघुविंदर सिंह चट्ठा का नमस्कार। जी जी नमस्कार। डॉक्टर राकेश सर को सादर प्रणाम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन छोटे छोटे कंसर्न है एनेस्थीसिया से। जी बताइए। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जनरल एनेस्थीसिया और स्पेशल एनेस्थीसिया में क्या फर्क है। नंबर 2, बिलो द बेल्ट और अबाव द बेल्ट दोनों सर्जरी में एनेस्थीसिया दी जा सकता है, और सर्जरी से कितनी देर पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है, और अगर सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया दिया भी हो और पेशेंट की आंख खुल जाए तो उस कंडीशन में क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, कृपया बताने का कष्ट करें। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत सारे प्रश्न कर लिए चट्ठा जी, पूरा कार्यक्रम समेट लिया आपने, तो और लोगों को मौका मिल पाएगा। चलिए हम कोशिश करते हैं, कार्यक्रम पूरा सुनते रहिए। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बताएं। आपके कुछ सवाल बताएंगे, कुछ का आगे जवाब आता रहेगा, तो जैसे चलेंगे आगे। आपने पूछा था कि कितने टाइप्स के। जी, हाँ। अगर हम एनेस्थीसिया की बात करें तो प्राइमरी हम 2 चीज में डिवाइड करते हैं, कि एक तो हम पूरा बेहोश कर दें। अगर कोई मेजर सर्जरीज हैं 2-3 जगह से करनी है तो हम चाहते हैं कि उसको पूरा बेहोश कर दिया जाए, और उस पूरे बेहोशी का मतलब होता है बेहोश करना और दर्द के लिए दर्द निवारक दवाइयां या कुछ ब्लॉक्स लगाना। दूसरी टेक्निक होती है कि जिस हिस्से में सर्जरी होनी है हमारे पास टेक्निक्स सुविधा उपलब्ध है कि हम उस हिस्से को सुन कर देते हैं। कुछ दवाइयां हैं जिससे वहां पर अगर हम उस नस में लगा दें तो वो हिस्सा सुन हो जाएगा। जैसे आप पूछ रहे थे कि कमर के नीचे की अगर सर्जरी है तो हम कोशिश करते हैं कमर में एक सुई लगा दी जाए, क्योंकि उसकी नीचे की नसें कमर से निकलती है, उसको सुन कर देते हैं तो कमर के नीचे का हिस्सा पूरा सुन हो जाता है। सिमिलरली जैसे आपने देखा सिजेरियन सेक्शंस हैं, पेल्विक सर्जरीज है, लोअर लिम्ब की सर्जरीज है, तो ये हमारी सारी उसी रीजनल ब्लॉक बोलते हैं हम उसको, सेंट्रल न्यूरोएक्सियल ब्लॉकेज, सिंपल लैंग्वेज में कमर में सुई लगाते हैं और उससे ठीक हो जाता है। कुछ लोगों को भ्रांतियां रहती है, वो भी मैं यहाँ बताना चाहूंगा। उनको लगता है कि कमर में सुई लगा है तो कमर में दर्द रहेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत आम एक बात सुनने में आती है कि कई साल बाद तक लोग कहते हैं कि मुझे वो हुआ था तो वहां इंजेक्शन लगाकर मुझे बेहोश किया था तो अभी भी दर्द होता है। बताइए प्लीज। तो अगर हम वो जो सुई लगाई जाती है वो हम यूजली 25 गेज की लगाते हैं, बहुत पतली सी, जो आप सुई कपड़ा सीलने वाली सुई होती है ना, उससे भी पतली होती है। तो अगर हाथ में दर्द नहीं होता तो कमर में कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि आपकी सर्जरी उस एरिया में हुई है, आप काफी लंबे समय के लिए बेड पर लेटे रहते हैं, उसकी वजह से कमर में खिंचाव आता है और उसकी वजह से वो दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए आज कल हम बोलते हैं जिनकी भी सर्जरी है, वो पहले होता था ना कि सर्जरी हो रही है तो सर्जरी से पहले रेस्ट करो, बहुत स्ट्रेस होने वाला है, सर्जरी के बाद भी आप 1-2 हफ्ता बेड पर लेटे रहिए, कुछ काम नहीं करने देंगे। वो वाला जो एक हमारे मिथ रहता था वो आज के टाइम में हम फॉलो नहीं करते हैं। सर्जरी से पहले भी हम चाहते हैं कि आप चलें फिरें, आपके मसल्स
पूरे टोन अप रहे, अच्छा, मसल की ब्लड फ्लो अच्छी रहे, और वो तभी होगी जब आप चलेंगे फिरेंगे। अच्छा, इसी तरह तो से मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है, नहीं करना है, बल्कि इनफैक्ट हम चाहते हैं, आजकल हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रीहेबिलिटेशन। अच्छा। मतलब कि हम आपको सर्जरी सहने के लिए थोड़ा सा और स्ट्रांग बना रहे हैं, फिजिकली एंड मेंटली। ये कुछ रिहेबिलिटेशन से शब्द आया, ये बिल्कुल रिहेबिलिटेशन सर्जरी के बाद होता है, क्योंकि ये सर्जरी से पहले करते हैं, तो इसको हम प्रीहेबिलिटेशन कर दिया है। तो हम आपको सर्जरी के दौरान जो आपको तकलीफ होने वाली है उसको कम करने के लिए कुछ चीजें पहले से शुरू कर देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हमें घर शिफ्ट करना हो तो हम पहले पैकिंग शुरू कर देते हैं, प्लानिंग शुरू कर देते हैं, टिकट बुक करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। इसी तरह सर्जरी के लिए भी हम वो चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाती है। तो ये क्या क्या होती हैं, जैसे आपने बताया बस मूवमेंट रखना है। हाँ, इसमें अगर हम देखिए, जब सर्जरी की हम आउटकम की बात करते हैं तो किस पे डिपेंड करेगा, आपकी इच्छा शक्ति कितनी है, तो हम काउंसलिंग करते हैं। अच्छा। हम आपको बता रहे हैं, और इस आज कार्यक्रम के माध्यम से, कि आपको इस तरह का अनेस्थीसिया देंगे, आपको ये सावधानियां रखनी है, सर्जरी के बाद आप मूव करेंगे, ये एक काउंसलिंग हो गया। साथ में हम मान लो किसी की लंग सर्जरीज होनी है या पेट की सर्जरी होनी है, तो उससे फेफड़ों पे प्रभाव पड़ता है। और हमारे फेफड़े बहुत एक जो हम बोलते हैं ना कि हमारे शरीर के अंदर एक रिजर्व्स होते हैं, वो रिजर्व्स हम अक्सर यूज नहीं करते हैं, बट हम सर्जरी से पहले जाते हैं, उस रिजर्व्स को भी हम एक्टिव करते हैं। अच्छा। तो जो फेफड़ा हमारा पूरा है वो हमेशा 100% काम नहीं कर रहता है, और कुछ हिस्सा शांत रहता है कि जब जरूरत पड़ेगा तब काम करूंगा। तो हम क्या करते हैं कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, राइट, अगर थोड़े बहुत सिक्रीशन है उसको खांसी करके स्टीम देके निकाल दिया जाए, तो आपके फेफड़े बिल्कुल और तंदुरुस्त हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। तो सर्जरी के दौरान अगर थोड़ी सी ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती भी है, तो अगर वो फेफड़ा पहले से ज्यादा काम कर रहा है तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बहुत बारीक बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर, और ये बातें तो हम कर भी नहीं पाते हैं इतना बैठ के। तो चलिए, बहुत अच्छी बातें आपके प्रश्नों के माध्यम से हमें भी पता चल रही हैं। एक प्रश्न और था डॉक्टर साहब इनका, कि सर्जरी से कितनी पहले सिडेशन दिया जाता है या दवाइयां दी जाती हैं? आजकल जो बेहोशी की दवाइयां बहुत एडवांस हो गई है। पहले था कि उनका इफेक्ट लंबे समय के लिए रहता था, अभी तो स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप वाली हमारे पास दवाइयां हैं, इमीडिएट देंगे, उसका इफेक्ट 30 सेकंड 60 सेकंड 1 मिनट में आ जाएगा। तो जब भी आपकी सर्जरी प्लान होती है, जब आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हैं, हम तभी बेहोशी शुरू करते हैं आपको, और जैसे ही सर्जरी खत्म हो जाती है उसके 2-4 मिनट के अंदर आप होश में भी आ जाते हैं। अच्छा। तो अभी हमारी सारी दवाइयां कैसे इतना कैलकुलेट किया जाता है कि इतना समय लगेगा, उतनी देर का? ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स एक तरीका होगा इसको करने का। इसीलिए अगर हम देखें, इसलिए एमडी एनेस्थीसियोलॉजी पूरा 3 साल का कोर्स है, हम उसमें सीखते हैं, और ये एक्सपीरियंस भी रहता है, और इसलिए हम पूरे टाइम अंदर ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं। आपने देखा होगा कि जहां सर्जरी होती है उसके साथ एक बड़ा सा मॉनिटर होता है, उस पर 10-12 वेव फॉर्म्स, कुछ फिगर्स, एक मशीन के दौरान कैलकुलेटेड तरीके से हम उसमें सारी चीजें उस मरीज को देते हैं। तो वो कैलकुलेशन पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से, उसकी कहाँ सर्जरी हो रही है, वो हमारी बुक्स में हमें पढ़ाया जाता था, और उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो हर मरीज की अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो बी रेस्ट एश्योर्ड, जितनी आपको जरूरत है हम उतना ही देते हैं, ताकि आपकी रिकवरी बहुत बेहतर हो जाए। और उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, मशीन है, जिससे हमें आपको पता चल जाता है कि आपको दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका बीपी फॉल कर तो नहीं रहा, आपको और कोई तकलीफ तो नहीं है, या आपका जो बेहोशी है वो कम तो नहीं है, उसका भी मॉनिटर रहता है हमारे पास। तो हमारे पास इतना रहता है, ना हम आपको कुछ ज्यादा देते हैं ना कम देते हैं, जितनी जरूरत है उस पेशेंट की उतना ही देते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि आज का जो एनेस्थीसिया है वो सेफ है, तो इससे घबराए नहीं। अगर सर्जरी की जरूरत है, आई विश किसी को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, बट अगर है, बी रेस्ट एश्योर्ड दैट यू आर अंडर सेफ हैंड्स। यू आर अंडर सेफ हैंड्स, एंड दिस इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये मेंटल सपोर्ट भी देता है एक पेशेंट को। हमारे एक श्रोता वेट कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, आप रेडियो डॉक्टर में हैं राजेंद्र जी? हाँ, पहले तो शालिनी मैम और डॉक्टर साहब को तहे दिल से बेहद शालीनता से नमस्कार। जी नमस्कार और स्वागत है आपका, बताएं जी अपना प्रश्न पूछें। मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि देखिए, मुझे ना 2004 से जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, और मुझे जो ऑर्थराइटिस है। अब जो सलाह ये दी गई है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, और गर्म पानी से सिकाई कीजिए, और पेन रिलीफ टैबलेट खाइए, और जो है ऑइंटमेंट लगाइए। अगर आपको इससे आराम आ जाता है तो ठीक है, और इससे आराम नहीं आता तो फिर आपको सर्जरी ही उपाय हो, कोई उपाय नहीं है जॉइंट्स के लिए। तो क्या इसके लिए भी एनेस्थीसिया की आवश्यकता पड़ेगी मुझे?
पहला सवाल ये है। अब दूसरा सवाल ऐसी कौन कौन सी मेजर डिजीज है, हैवी डिजीज है, देना ही पता से वगैरह बात नहीं बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, किन किन सर्जरीज में जरूरत पड़ती है? आपका जो पहले जिसने भी आपको एडवाइस दिया, बिल्कुल ठीक एडवाइस दिया है ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के लिए। वैसे आज का टॉपिक नहीं था, बट आपको जो एडवाइस दिया है, घुटने धीरे धीरे उम्र के साथ घिस जाते हैं और उसको मेंटेन रखें और उसके लिए फिजियोथेरेपी करके मांसपेशियों को मजबूत रखें। कभी जरूरत है तो दवाई ले लीजिए, सिकाई कीजिए, वही है। अगर बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो रिप्लेसमेंट एक तरीका रहता है। तकलीफ दे रहे हैं तब। जहां तक एनेस्थीसिया का सवाल है, मैंने आपको बोला कि जिस भी सर्जरी के अंदर अगर तकलीफ होने की संभावना है वहां पर एनेस्थीसिया दिया जाता है। हमने दो चीज बात की थी, जर्नल एंड रीजनल। कभी कभी एक छोटा सा देखा कि हाथ में कुछ नाखून निकालना है तो हम सिर्फ उस उंगली को एक लोकल इन्फिल्ट्रेशन भी कर देते हैं, तो वो एक तरीका भी रहता है। बट जब हम नी रिप्लेसमेंट की बात करते हैं, आपने बोला घुटना है तो पूरा एनेस्थीसिया देना पड़ता है। और जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि अगर हम कमर के नीचे के हिस्से की बात करें तो कमर में सुई लगा के भी सर्जरी की जा सकती है। ऑल नी रिप्लेसमेंट्स आर डन अंडर स्पाइनल एनेस्थीसिया। छोटा सा प्रोसीजर है, 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं लगता है और आराम से स्पाइनल एनेस्थीसिया में किया। डॉक्टर साहब, ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर और पेशेंट डिस्कस करते हैं और ये बात होती है कि ये जीए में किया जाएगा कि लोकल में किया जाएगा कि स्पाइनल, जैसा आप कह रहे हैं, एंड देन दे म्यूचुअली डिसाइड कि इसमें करना चाहिए। तो ये भी कुछ पैरामीटर्स डिसाइड करते हैं। जहां तक हम मेजर सर्जरी की बात करें कि मेजर सर्जरीज में काफी टाइम बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी करने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि सर्जन से डिस्कस करते हैं। इसलिए आजकल जितना भी एनेस्थीसिया वो टीम वर्क होता है, तो हम डिस्कस करते हैं कि आप कितना सर्जरी करना चाहते हैं। हम भी सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड से देखते हैं कि कितना एक्सटेंसिव डिजीज है और उसके हिसाब से प्लान करते हैं। जैसे अगर सपोज करें कि अगर सिर्फ कूल्हे की हड्डी के आसपास कुछ सर्जरी करनी है तो वो स्पाइनल से काम चल सकता है कि कमर में सुई लगा चल जाएगा। बट अगर डिजीज है, उसको कमर के ऊपरी भाग में भी कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है, जो कि कई बार कैंसर वाले पेशेंट्स में करना पड़ता है, तो हम चाहते हैं मरीज को तकलीफ ना हो तो हम पूरा बेहोश कर देते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी करना पड़ता है कि बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ रही है और दर्द होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, तो हम दोनों को कंबाइन भी कर देते हैं। अच्छा। ताकि हमने बोला ना कि जीए का इफेक्ट तो स्विच ऑन स्विच ऑफ की तरह है, तो जैसी बंद करेंगे तो पूरा मरीज होश में आ जाएगा, तो उसको पेन हो सकता है। तो हम ब्लॉक लगाते हैं जिसका इफेक्ट हम उसको 2-3-4 दिन तक भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा। ताकि मरीज बिल्कुल दर्द रहित रहे और अपनी एक्टिविटीज को कर सके। मैंने पहले बोला ना कि हम चाहते हैं कि मरीज सर्जरी के बाद जितना जल्दी चले फिरे। अगर दर्द होगा तो नहीं चल पाएगा, तो हम उसको पेन रिलीफ भी देते हैं। तो ये ब्लॉक जो है ये स्पाइन वाला जो है लगाया जाता है। आजकल हमारी एडवांसमेंट काफी ज्यादा हो गई है इस चीज में। अगर हम अगर बात करें 15-20 साल पहले की, तो हम गिनती के ब्लॉक्स होते थे कि कमर में सुई लगा दिया या कंधे के आसपास जो बड़ी नसें उसमें लगा दिया। बट अभी हमारे पास काफी एडवांसमेंट हो गया है। जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन है, तो हम अल्ट्रासाउंड से उस नस को पहचान लेते हैं और वहीं पर दवाई देते हैं जहां पर उस मरीज को दर्द होने की संभावना है सर्जरी के पश्चात। तो वहां पर देंगे तो उसको आराम मिल जाएगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है उसका। बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते? जैसे दवाई आपने नर्व में डाली या कुछ, थोड़ा सा घबराहट होती है ये चीजें सुनकर। अगर मैं शालिनी जी से आपसे ये सवाल पूछता हूँ, ऐसी क्या चीज है लाइफ के अंदर जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो? अगर हम बोले कि अगर पानी भी मुझे पीना है तो उसमें भी एक कीटाणु कभी संभावना हो सकती है। हवा की बात करें तो कभी कभी एक ही बढ़ जाता है। सो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि नहीं होगा, जीरो होता है, लेकिन मैंने साथ में बोला कि अभी दवाइयां इतनी सेफ है हमारे पास कि उसकी संभावना होने की बहुत कम चांसेस है। नंबर 1। नंबर 2, जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं वो हमें पता होता है कि ये साइड इफेक्ट होने की इस दवाई से संभावना है, तो उसको हम पहले से ही टैकल करने की कोशिश करते हैं। मरीज को बता देते हैं हम लोग कि हम आपको ये दवाई दे रहे हैं, इससे शायद आपको हो सकता है कि थोड़ा सा ये तकलीफ हो। अच्छा। और तकलीफ वो मामूली सी होती है। जैसे अगर हम कुछ दवाई देते हैं तो उससे कभी कभी मरीज को लगता है कि उसको उल्टी आने वाली है या नोजिया हो जाता है या गैस्ट्राइटिस हो जाता है, तो हम पहले से दवाई दे देते हैं उसका। वो फिर भी मैनेजेबल है कंपेयर टू वो जो आप कह रहे हैं जो डिस्कम्फर्ट होगा उसके, तो वो प्रॉन्स एंड कॉन्स। मैं तो ये बोलूंगा कि उसके फायदे 99.9% है और जो साइड इफेक्ट है वो 0.1% है और वो भी मैनेजेबल है और हमें काफी हद तक पता रहता है साइड इफेक्ट्स हैं। बट लेकिन दवाई तो दवाई रहती है, तो अगर हम दवाई देंगे तो कभी पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए मैंने जो शुरू में आपको बोला कि हम सारी सावधानियां रखते हैं,
हमारे ऑपरेटिंग रूम में अगर आप देखिए बहुत सारे मॉनिटर्स रहते हैं, इमरजेंसी ड्रग्स भी रहती है। बाई चांस खुदा न खास्ता किसी में से अगर बात करें 50,000 में से किसी एक व्यक्ति को कुछ हुआ कॉम्प्लिकेशन, तो हमारे पास सुविधा है उसको मैनेज करने के लिए। तो बिल्कुल, और डरने की तो बात है नहीं। डॉक्टर साहब जैसे लोग रहते हैं हमारी सेवा में, और एक हमारे छोटे से श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, गोलू, 12 साल के हैं डॉक्टर साहब ये, और बहुत इंक्विजिटिव माइंड है, हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं। गोलू, आप कार्यक्रम में हैं। डॉक्टर साहब और शालिनी मित्तल जी को नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, स्वागत है। और क्या पूछना चाहते हैं? मैम ये मेरे 2 प्रश्न हैं। हाँ, बताएं। मैम ये मेरे को बोलना ठीक से नहीं आ रहा है, ये एनेस्थीसिया होता क्या है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर साहब से मिलने के लिए कोई कांटेक्ट नंबर बता सकते हैं? कांटेक्ट नंबर? डॉक्टर साहब से मिलना चाहते हैं आप? हाँ जी। डॉक्टर साहब एम्स में हैं, न्यू दिल्ली के एम्स में, कैंसर के डिपार्टमेंट में। तो आप डॉक्टर साहब का नाम लेकर जब आप जाएं तो जरूर मिलके आइएगा। और दूसरा प्रश्न डॉक्टर साहब, क्या होता है ये? आपने शुरू में कार्यक्रम नहीं सुना, सबसे पहला प्रश्न यही किया था मैंने। गोलू, चलिए डॉक्टर साहब बताएंगे आपको शॉर्ट में। गोलू, जब आप डॉक्टर बनना चाहेंगे ना, अगर कुछ मुझसे एडवाइस लेनी होगी तो आप जरूर आइएगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आप हॉस्पिटल में पेशेंट की तरह आए, और एक दोस्त की तरह आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। और वैसे तो रेडियो पे आपको हम सुनते रहते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है गोलू, एंड आई विश अ वेरी गुड सक्सेस इन योर लाइफ। हेलो, हाँ जी, आप सुन रहे हैं ना? डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। जी, मैं दोनों आंखों से दिव्यांग हूँ। ओके, अच्छा, चलिए, तो आप ऐसा करिए, आप कार्यक्रम में ऐसे जुड़ते हैं तो बहुत सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे। आप रेडियो सेट पर डॉक्टर साहब को सुनिए क्या बता रहे हैं, ठीक है? एनेस्थीसिया आपने पूछा गोलू क्या होता है। अगर हम बोलें कि कभी कभी किसी व्यक्ति की सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है। सर्जरी मतलब कि कुछ शरीर में प्रॉब्लम आ गया, कुछ रिप्लेस करना है, कुछ चीज़ें खराब हो गई है, उसको रिपेयर करना है। तो जैसे अगर रेडियो खराब हो जाता है ना, तो उसको खोलते हैं हम लोग, नट खोलते हैं, अंदर से ठीक करके बंद कर देते हैं। तो ऐसे ही सर्जरी के दौरान भी कुछ करना होता है। लेकिन अगर हम सर्जरी के दौरान किसी की स्किन पे कोई इंसिजन देते हैं तो तकलीफ होता है। उसको तकलीफ को कम करने के लिए, उसको सर्जरी महसूस ना हो, और उसको सर्जरी के दौरान कुछ इश्यूज हैं सर्जरी के दौरान, उसको मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए ये जो सारी चीज़ें करते हैं, ये सब एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का काम रहता है। और इसमें हम जो बेहोशी देते हैं उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। चलिए, आपके जैसे और बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे जो इसके बारे में जानना चाहते होंगे, तो उनको जानकारी मिल गई। डॉक्टर साहब, ये हमें एक मैसेज आया है, ललित भाटिया जी ने लिखा है, 65 ईयर्स के हैं, अहमदाबाद में रहते हैं। लिख रहे हैं कि आज का विषय थोड़ा हटके है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? अगर होता है तो क्या होता है और कब होता है? साइड इफेक्ट अगर मैंने जैसे अभी बताया कि आज की अगर हम टाइम की बात करें तो हमारे पास जितनी भी दवाइयां हैं वो बहुत सेफ है, नंबर 1। नंबर 2, सर्जरी के दौरान जो शरीर के अंदर बदलाव आते हैं उसको मॉनिटर करने के लिए हमारे पास मशीनें रहती है। नंबर 3, जो हम दवाइयां देते हैं उसको देने के लिए भी हमारे पास मशीन रहती है। कितनी दवाई बाहर से दी जा रही है, कितनी शरीर के अंदर है, उसको भी हम मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो चांसेस कॉम्प्लिकेशन होने के बहुत बहुत कम होते हैं। कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं दवाइयों के, जैसे अगर करें थोड़ी सी खराश हो सकती है, थोड़ा सा गैस्ट्राइटिस, जलन पेट में हो सकती है, एसिड बनने की वजह से नौजिया हो सकता है। तो इसके लिए हमें पता है कि इससे होता है तो उसकी दवाई हम पहले ही दे देते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ लोग जब पहाड़ पे जाते हैं और वो जब पहाड़ पे उनको राउंड राउंड गाड़ी में घूम रहे होते हैं तो उल्टियां होती है, तो हम उनको बोलते हैं आप दवाई ले लीजिए, प्रोफाइलैक्टिक बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करते हैं। तो इस तरह से जो रिस्क साइड इफेक्ट्स है उसको हम कंट्रोल में कर लेते हैं। इसके बावजूद बाई चांस कभी किसी को खुदा न खास्ता किसी वजह से साइड इफेक्ट अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो उसके लिए भी हमारे ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी सारा सिस्टम उपलब्ध रहता है। और सर्जरी के दौरान एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ट्रेन हमेशा अंदर रहता है। जैसे शुरू में बताया ना कि किसी ने मजाक में पूछा कि आप तो बेहोश देके निकल जाते हो, ऐसा नहीं होता है। नहीं है, ये तो हमने आज ये जो मिथ है इसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा समय एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ट्रेन ऑपरेशन के दौरान अंदर ही रहता है, आपको बिल्कुल मॉनिटर करता है जब आप होश में हैं तब भी,
और जब आप बेहोश में हैं तब भी आपको मॉनिटर करता है और आपको तकलीफ नहीं होने देता। तो रेस्ट एश्योर यू आर ऑलवेज इन द सेफ हैंड्स। जी, श्याम मित्तल जी हमसे पूछ रहे हैं, रोहिणी में रहते हैं, 74 इयर्स के हैं। अ पर्सन ऑफ माई एज कंसिडर ईच एंड एवरी डॉक्टर अ विजिबल गॉड, इवन बाय यंग पेशेंट्स। काउंसलिंग बाय अ डॉक्टर इज वेरी वैल्यूएबल एंड हाफ प्रॉब्लम या पेन जो है वो चला जाता है बिकॉज ऑफ डॉक्टर्स। थैंक यू बोथ फॉर यू बीइंग अवेलेबल एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस। थैंक यू सो मच श्याम जी कि आप इस कार्यक्रम को सुनते हैं, इसकी तारीफ आप कर रहे हैं। पर जैसे इन्होंने लिखा है कि मिथ्स जो होते हैं वो भी डॉक्टर से बात करके दूर होते हैं, और आपने कहा एनेस्थीसिया से रिलेटेड मिथ्स होते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो कुछ मिथ्स की बात करें हम यहाँ पर। जैसे अगर हम मिथ्स की बात करें, थैंक यू सबसे पहले तो आपके काइंड वर्ड्स के लिए। हम लोगों की ड्यूटी है और हम लोग ट्रेनिंग किया उसको, बस अपना ड्यूटी को निभा रहे हैं और पेशेंट केयर को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे काफी टाइम होता है ना, एक मैंने आपको शुरू में बोला कि रेस्ट करना है, सर्जरी से पहले भी और बाद में भी एक्सरसाइज कीजिए, सुपरविजन में कीजिए, पूछ के कीजिए, जरूरी है। दूसरा, पहले बोला जाता था कि सर्जरी से पहले बहुत लंबे समय तक ना पहले खाना है ना बाद में खाना है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी तकलीफ होती थी। तो अभी हमारी गाइडलाइंस हैं, हम लोग अगर बात करें, हमारी सोसाइटी भी है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और मैं जनरल का एडिटर चीफ भी हूँ, और हम रिसर्च भी करते रहते हैं। हमने देखा कि अगर बहुत समय तक मरीज को खाने पीने ना दिया जाए तो शरीर में बहुत बदलाव आते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मेजर सर्जरीज हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के कीजिए, वो आपको बताते हैं कि आप 6 घंटा 8 घंटा पहले कुछ हल्का खाना खा सकते हैं। पहले 8-10 घंटा बोलते थे, अभी हम 6 घंटे पे आ गए। पानी के लिए भी बोलते हैं कि आप 2 घंटे पहले भी पानी वानी पी सकते हैं, जो साफ पानी, सादा पानी पी सकते हैं। लेकिन अक्सर डॉक्टर साहब देखा यही जाता है कि ऑपरेशन जिस दिन होता है, सर्जरी होती है, तो 10-10 12-12 घंटे तक बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं लेना है, और सर्जरी टलती रहती है। कई बार होता है ओटी नहीं मिल रहा है, वट एवर रीजंस देयर आर, और वो पेशेंट परेशान होता रहता है। बिल्कुल, इसलिए आई थिंक शालिनी जी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जहां भी आपको लगता है कि किसी की सर्जरी है परिवार के अंदर, तो आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब कि कब तक हम इनको पानी पिला सकते हैं, कब तक हम इन्हें तरल पदार्थ दे सकते हैं, कब तक हम सादा खाना दे सकते हैं। वेरी ब्रॉडली बोले तो हम यूजली सर्जरी टू सर्जरी भी डिपेंड करता है, बट आप बोलते हैं कि सर्जरी से 2 घंटा पहले, जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाने वाले, उससे 2 घंटा पहले आप पानी वानी पी सकते हैं, 6 घंटा पहले सादा खाना खा सकते हैं आप आराम से। तो ये इससे जो आपको रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं डॉक्टर साहब? ये रेस्ट्रिक्शंस हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब बेहोश करते हैं तो शरीर पूरा स्थिर हो जाता है। अगर पेट में वो चीज रहेगा, खाना या पानी, तो अगर क्योंकि सब कुछ बिल्कुल स्थिर हो गया है, पेशेंट का कंट्रोल खत्म हो गया है, तो उल्टी करके वो फेफड़ों में जा सकता है। अच्छा। इसलिए हम बोलते थे कि पेट खाली होना चाहिए, और जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो उसको तकरीबन 1 से 6 घंटा लगता है, डिपेंड। अगर बहुत तला भुना चीज खाएंगे तो 5-6 घंटे होता है पेट से आगे जाने में। अच्छा। पानी पीते हैं तो 1-2 घंटा लगता है। तो उसी के हिसाब से हमने एक गाइडलाइंस भी बनाया और उसको हम फॉलो भी करते हैं। तो जरूर आप जब भी सर्जरी होती है तो डॉक्टर साहब आपको ना एक प्री ऑपरेटिव ऑर्डर्स लिख के जाते हैं, जो आपको वहां पर नर्सिस होगी वो बताती है, डॉक्टर्स भी बताते हैं, उनसे पूछ लीजिए डॉक्टर साहब कब तक खाना खाना है, कब तक पानी पीना है, वो आपको बताएंगे और आप आराम से पीजिए। सो आपको ऐसा ना कि प्यास के मारे बहुत डिस्कम्फर्ट हो जाता है ना, और हमने उसे देखा कि उसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये मिथ भी एक इम्पॉर्टेंट है। काफी टाइम ऐसा लोगों को लगता है कि जो सर्जरी है उसके बाद दर्द होना लाजमी है। काफी लोग बोलते हैं सर्जरी है तो दर्द तो होगा ही होगा। हाँ। लेकिन हमारे पास अब बहुत सारी सेफ टेक्निक्स हैं। 20 साल पहले की बात करूं, मैं मानता हूं कि उस टाइम बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, तो हम नहीं दे पाते थे। अभी इतनी सारी सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन है हमारे पास, निडल्स हैं अच्छी वाली, उससे हम नस को आइडेंटिफाई करके कर सकते हैं। आपको अगर दर्द है, आप पूछ लीजिए अपने डॉक्टर साहब से कि हम क्या टेक्निक्स फॉलो करने वाले हैं एनाल्जेसिया के लिए, पेन के लिए, और को जो दवाई देते हैं उसको रेगुलर लीजिए आप। जी। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा, काफी टाइम सर्जरी से पहले कुछ लोगों को डायबिटीज होता है या सांस की तकलीफ होता है, ऑलरेडी कुछ उनके कोमॉर्बिडिटीज हैं। हाँ। उनको लगता है कि शायद इसकी ज्यादा अहमियत नहीं है, तो हम पूछते हैं उनसे, हमें प्री एनेस्थेटिक चेकअप बोलते हैं, तो वो पूरी चीज नहीं बता पाते हैं, या कुछ दवाई ले रहे हो जिसका हमें पता है कि एनेस्थीसिया के दौरान दिक्कत हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि डायबिटिक की कोई दवाई ले रहा है, हमने बोला कि वो 6 घंटा नहीं खाएगा, लेकिन उसने अगर डायबिटिक का दवाई ले लिया तो ऑपरेशन के दौरान शुगर अगर नीचे चला जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। इसीलिए सारी हिस्ट्री ली जाती है। अच्छा। तो आपकी जो भी हिस्ट्री है, जो भी पहले ऑपरेशन, सर्जरी, दवाइयां लेते हैं, वो आप कागज लेके आइए और जरूर दिखाइए, उससे आपका आउटकम इंप्रूव हो जाएगा। और हमें पता रहेगा, जो आप बात कर रहे थे ना कॉम्प्लिकेशन, साइड इफेक्ट, तो
वो रिस्क रिड्यूस करता और है। कम कर पाएंगे, ताकि हमें पता रहेगा कि आप क्या ले रहे जी। हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। हमारे कॉलर वेट कर रहे हैं काफी देर से, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। शालिनी मित्तल जी को नमस्कार। जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? और हमारे प्रिया जी फैमिली डॉक्टर राकेश गर्ग जी को भी नमस्कार और उनका स्वागत। नमस्कार जी। जी, आप अपना नाम बताएं और फिर क्वेश्चन पूछें। जी, मैं मनोहर लाल गांधी, चाणक्य चौक, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा गांधी जी, चलिए बहुत बहुत बढ़िया आपने कॉल किया। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरे 2 सवाल है छोटे छोटे। मैं पूछना चाहता हूँ कि सभी के लिए क्या एक जैसी बेहोशी दी जाती है या अलग अलग, जैसे बच्चा है, जवान है, बुजुर्ग है? और दूसरा है कि सर्जरी के बाद जब मरीज होश में आता है तो कैसा फील करता है, कितने समय में वो अपने पुराने होश में आता है? अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि अब तो ऑन ऑफ स्विच है ये। वो ध्यान। देखिए, सर्जरी, चाहे हम सर्जरी की बात करें, एनेस्थीसिया की बात करें, हम हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग तरह से दिया जाता है। कितना दवाई, कितना डोज, कितना टेक्निक, क्या सर्जरी करना है, तो वो थोड़ा सा सबके लिए अलग अलग रहता है। और हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस मरीज को क्या चाहिए उसके हिसाब से देते हैं। और शालिनी जी ने अभी पूछा भी था कि हम सर्जन से भी डिस्कस करते हैं कि कितना सर्जरी करना है, कितना समय लगेगा, अंदाजा उसके हिसाब से उस व्यक्ति के लिए एनेस्थीसिया टेक्निक बनाई जाती है। दूसरा, जैसे बताया ना कि अभी तो सर्जरी बहुत सेफ है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, सर्जरी के दौरान कुछ और तकलीफ नहीं है, उनको सांस की मशीन पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको जैसी सर्जरी खत्म होती है उसके 5, 7, 10 मिनट के अंदर मरीज पूरी तरह से होश में रहता है और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहा होता है, क्योंकि रिलीव कर रहा होता है। 2 कारण है, एक तो उसका सर्जरी हो गया, जो चिंता कर रहा था ना कि गॉल ब्लैडर में दिक्कत है, यूट्रस में प्रॉब्लम है, वो तो निकल गया ना, तो हम उसको बता देते हैं कि आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हो गई, तो कितना रिलैक्सिंग फील होता है उसको, थैंक्स गॉड एवरीथिंग इज फाइन। सेकंड, क्या चिंता होती है उसको कि कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुआ, अगर वो पूरा होश में है इसका मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है, तो अगेन रीअश्योरिंग। तीसरी क्या तकलीफ हो सकती है, दर्द, सर्जरी, दर्द तो नहीं होगा। अब जब वो उठ रहा है और हमसे बात कर रहा है, तो अगर उसको दर्द नहीं है तो ही फील्स सो रीअश्योर्ड। तो आप देखिए 10 मिनट के बाद अगर हम उसे पूछते हैं आप कैसे हैं, एंड ही सेज फाइन, दिस मीन्स ही इज नॉट ओनली फिजिकली बट जो उसका स्ट्रेस था वो भी रिलैक्स्ड हो गया। बिल्कुल। और एक जो आपने कहा रीअश्योरेंस बहुत जरूरी होता है, और वो डॉक्टर जब पर्सनली उसको कहता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया, तो वो बहुत मायने रखता है उसके लिए। आप इसी तरह से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहिए, पूछते रहिए अपने सवाल। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल हमारे पास आए हैं और बहुत सारी जानकारी आज हमें मिली है एनेस्थीसिया के बारे में। टाइप्स एंड प्रोसीजर्स पर बात कर रहे हैं डॉक्टर राकेश गर्ग, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिकल केयर, एम्स न्यू दिल्ली। बहुत सारे जवाब आप सबको दे चुके हैं, प्रश्न भी बहुत हैं, लेकिन समय भी अभी बचा है, तो आप लोग जुड़िए हमारे साथ, फोन करके और मैसेज करके रेडियो डॉक्टर में जुड़े रहिए, सुनते रहिए रेडियो डॉक्टर। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, आप हैं रेडियो डॉक्टर के साथ एफएम रेनबो पर। प्रतिदिन सुनते हैं आप ये कार्यक्रम जिसमें आपको जानकारी मिलती है स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी ऐसे विषयों की, ऐसी बातों की जिसको आप जरूरत होती है हमें जानने की। और आज ये विषय जो है हमारे श्रोता बहुत पसंद कर रहे हैं। आज हम एनेस्थीसिया पे बात कर रहे हैं, टाइप्स एंड प्रोसीजर्स, और हमारे साथ डॉक्टर राकेश गर्ग हैं, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिकल केयर, एम्स न्यू दिल्ली से। डॉक्टर साहब, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, लिखने वाले ने नाम तो नहीं लिखा पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि लिखा भी है इन्होंने कि आई हैव अ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, कि कई बार ऐसा होता है, जिसकी जिस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि एनेस्थीसिया वाला मना कर देता है कि इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना है और ये रिस्की है या ठीक नहीं है, तो कितना माना जाता है इस बात को? ये कैसे हमारा पेशेंट इसके लिए वो हो, जैसे आपने कहा कि पेशेंट शुड नो एवरीथिंग अबाउट कि क्या सर्जरी में हो रहा है, तो ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आपने कभी फेस की है? बिल्कुल। अगर हम आज के ज़माने की बात करें और सोचे 20-25 साल पहले, तो उनको बोल दिया जाता था कि आपकी सर्जरी संभव नहीं है। अच्छा। और जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं, ड्रग्स और मशीन्स हैं कि हम वो चांस लेना चाहते हैं, बिकॉज वी आर एबल टू मैनेज इट। एंड ये हम रोज एम्स में तो रोज इस तरह की डिफिकल्ट सर्जरी होती रहती है, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि मरीज को सारा कुछ पता रहे। हम बात कर रहे थे ना प्री एनेस्थेटिक चेकअप और प्री हैबिलिटेशन की, तो उसका पर्पज ये होता है कि रिस्क तो है बट हम उसको कम करना चाहते हैं, उसकी सुविधा हमारे पास है, तो हम यहाँ रिस्क बेनिफिट देखते हैं। सर्जरी करने का बेनिफिट ज्यादा है या रिस्क लेना उसको बैलेंस करता है कि नहीं करता, तो हम उसको वो सर्जन से डिस्कस करते हैं। तो
ऐसी कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं कि उसको एनेस्थीसिया देने में रिस्क हो? से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इमरजेंसी पेशेंट आया, उसका ब्लड प्रेशर 200 है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 200/100, उसका ब्लड शुगर 300-400 चल रहा है उसका। पेशेंट आया, उसको COPD जो हम अस्थमा की डिजीज बोलते हैं ना, वो है कि उसको अस्थमा है कि वो सांस लेने पे साई साई की आवाज आ रही है, ऑक्सीजन लगा के देखा तो उसका 80% चल रहा है। ये सारे हाई रिस्क हैं, क्योंकि पेशेंट को अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करेंगे, ऑक्सीजन तो पहले से ही नहीं है उसके अंदर, जब सर्जरी करेंगे तो थोड़ा सा ऑक्सीजन का डिमांड सर्जरी की वजह से बढ़ जाता है, तो उसमें जो रिजर्व्स तो जीरो हैं बल्कि नेगेटिव ही हैं, तो वहां रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए कई बार डॉक्टर साहब ऐसा भी सुना है मैंने कि पेशेंट्स एडमिट हो जाते हैं, उनके सब टेस्ट भी हो जाते हैं और उसके बाद ऑलमोस्ट लास्ट मिनट या लास्ट मोमेंट पे उन्हें बोला जाता है कि अभी आपको नहीं लिया जा सकता, कि आपका या BP शूट हो गया है या जैसे आपने बताया। तो इस तरह के भी इंस्टेंसेस होते हैं? मैं लास्ट मोमेंट तो नहीं कहूंगा, बिकॉज लास्ट मोमेंट कई बार एंजाइटी वगैरह से भी होता है। अगर कुछ भी मेडिकल क्लिनिकल कंडीशन में एक्यूट चेंज आता है, मान लो जैसे आपने देखा ना, कई बार किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी मान लो हार्ट डिजीज है और उसको एडमिट किया और उसके एकदम से चेस्ट पेन हो गया और हमने देखा कि नहीं, उसको तो हार्ट अटैक लग रहा है। अब वहां पर सर्जरी करना, अगर रूटीन सर्जरीज है तो उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर इमरजेंसी सर्जरी है तो हम हाई रिस्क लेके करते हैं, क्योंकि इमरजेंसी नहीं करेंगे तो उसकी वजह से भी तकलीफ होगा, करेंगे तो रिस्क है, तो हम बैलेंस करते हैं। और हम उसी हिसाब से अपनी एनेस्थीसिया टेक्निक चेंज करते हैं। जो पूछ भी रहे थे ना कि कब कैसे चेंज करते हो, इस बेसिस पे चेंज करते हैं कि हमें क्या एनेस्थीसिया टेक्निक उस व्यक्ति के लिए इस समय बेहतर रहेगी। जी, हमारे एक श्रोता हमारे साथ हैं, फोन लाइन पर हैं। हेलो मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। सर को भी नमस्कार। मैं अमीन भाई, रेडियो वाला, सिरोडी लोनी जिला में। जी अमीन भाई, प्रश्न करें अपना। जी मैम, ये जानना चाह रहा हूँ सर से, जैसे कि कुछ लोगों को चोट लग जाती है सर में, वैसे बेहोश हो जाते हैं वो, और उनका ऑपरेशन भी इमरजेंसी में करना पड़ जाए, तो क्या उनको बेहोश करते हैं, क्या करते हैं, बस ये जानना चाहते हैं। अच्छा, चोट लगने से वो बेहोशी हैं, उनका मतलब है कि ऑलरेडी वो बेहोशी में है, तो कैसे किया जाता है ऑपरेशन? मैंने शुरू में बताया कि एनेस्थीसिया के 3 माध्यम होते हैं। एक बेहोश है लेकिन उसको दर्द तो हो रहा होगा ना, तो हमें दर्द रहित भी करना है। और जब सर्जरी होगी तो उसके हो सकता है कि अगर आपने बोला चोट लगी, ब्लीडिंग हो रहा है, BP ऊपर नीचे जा सकता है, तो मॉनिटर भी करना है। तो हर व्यक्ति को जिसकी मेजर सर्जरी की जरूरत है उसको एनेस्थीसिया तो दिया जाना चाहिए, राइट। अगर सुविधा है वहां पर, एकदम ऐसी इमरजेंसी नहीं है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया टेक्निक हम चेंज कर देते हैं उसकी, और दवाइयां इसी तरह से दी जाती है जो उसके बॉडी को मिनिमम अफेक्ट करे लेकिन कंफर्ट पूरा दे। तो मान के चलिए कि मेजर ट्रॉमा जहां पर मेजर सर्जरी करना है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब एनेस्थीसिया डिपेंड करेगा कि हम पूरा बेहोश कर रहे हैं कि सिर्फ उसी हिस्से को सुन कर रहे हैं, दोनों ही एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो वो उस मरीज पे करेगा कि कहाँ चोट लगी है और क्या सर्जरी करनी है। जी जी। रणधीर गुप्ता जी हमसे पूछ रहे हैं ओखला संगम विहार से, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, महत्वपूर्ण जानकारियां मिल रही हैं। इन्होंने सिर्फ हमें धन्यवाद दिया है कि इस कार्यक्रम को और इस विषय को हम लेकर आए हैं। आनंद कुशवाहा जी लिख रहे हैं MP रीवा से कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो पेशेंट से वो उसका पूरा प्रोसीजर शेयर नहीं करते, और कारण क्या कुछ भी हो सकता है, समय की कमी हो या मतलब डिटेल्स शेयर नहीं की जाती हैं। तो उनका ये कहना है कि ये जानकारी जो यहाँ से मिल रही है वो उनको यूजफुल हो रही है, और क्यों नहीं करते डॉक्टर्स शेयर, ये पूछना चाह रहे हैं। आई थिंक डिपेंड करता होगा कि कितना व्यक्ति है, लेकिन अगर हम देखें जब मरीज डॉक्टर से 3-4 बार मिलता है, हो सकता है कि इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दी जाती है कई बार, क्योंकि जब आपका वर्कअप हो रहा होता है तो उनको नहीं पता होगा कि कितनी सर्जरी करनी है। अगर कितना सर्जरी कितना एक्शन करना है तो वो आपको पूरी बात नहीं बता पाएंगे। तो फर्स्ट मीटिंग में हो सकता है बताएं हाँ सर्जरी की जरूरत है, शायद ये करेंगे, फिर आपको पूरा असेस करते हैं, फिर बोलते हैं इतना सर्जरी करेंगे। तो काफी चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। लेकिन साथ में मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि शायद आपको किसी ने मना नहीं किया, आप हैं, आपके ऊपर सर्जरी, आप हमेशा पूछ सकते हैं कि क्या सर्जरी करनी है, क्या इसकी दिक्कत हो सकती है, क्या साइड इफेक्ट हैं, उसमें बाद में क्या सावधानियां रखनी है। फील फ्री टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एंड सर्जन, एंड आई एम श्योर नन ऑफ अस विल से नो टू दिस। जी, अब आपने जो चीज बहुत हम्बली बोली डॉक्टर साहब, मैं बोलना चाहूंगी आनंद जी, आपने ये प्रश्न तो करा और डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से उसका जवाब दिया, लेकिन कई बार मैंने ये फील किया है जैसे आप हॉस्पिटल्स जाते हैं, बिकॉज यू पीपल आर सो बिजी विद ईच ऑफ योर पेशेंट्स, कई बार उतना समय भी नहीं होता, और सेकेंडली कभी कभी लोग भी
ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमें शायद ये चीज हमें भी समझने की जरूरत है कि उनका समय कितना कीमती है और हम वो चीज पूछें या उस तरह से पूछे जिस तरह से वो उसको पूछी जानी चाहिए। दिस इज व्हाट आई फेल्ट। सो मैं आई थिंक मैं अगर मरीज की तरफ से सोचूं तो उनके माइंड में बहुत एंजाइटी रहती है, तो हम लोगों को बुरा नहीं लगता कुछ क्वेश्चन पूछें। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं साथ में ये ऐड करना चाहूंगा, कई बार क्या होता है कि आपके मन में सवाल होता है, आप जब डॉक्टर से चले जाते हैं तो शायद ये क्वेश्चन तो पूछना भूल गया। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो भी आपके मन में सवाल होते हैं एक डायरी पे लिखते चले जाइए। अच्छा। जब डॉक्टर साहब आए तो बता दीजिए मेरे 5 क्वेश्चन है। मेरे काफी पेशेंट ऐसे करते हैं, मैं बोलता हूँ आपको जो भी तकलीफ है ना लिख के ले आए ताकि आप भूले नहीं। तो जब भी डॉक्टर साहब बता दीजिए डॉक्टर साहब की मेरे कुछ सवाल हैं, इनका जवाब दे दीजिए, आप ये पूछ लीजिए, सो दैट एक ही बार में आपकी सारी जो। दूसरा मैं जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जब मेजर सर्जरीज होती है, सर्जरी के अंदर अगर देखना है या एनेस्थीसिया का आउटकम है, हम बात करते हैं परसेंटेजेस की। अगर मैं बोलूं कि अगर मैं रोड से जा रहा हूं क्या परसेंटेज है कि एक्सीडेंट होगा, तो हम एक बोलते हैं ना कि इस सड़क पे एक्सीडेंट होने की संभावना 1% है। 1%, वो 1% व्यक्ति कौन होगा नहीं पता किसी को। हमें भी नहीं पता कि वो, अगर हम कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं कि 50,000 में से एक व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशन की संभावना है इस सर्जरी में, वो एक व्यक्ति कौन होगा हमें नहीं पता। इसीलिए हम सारे 50,000 मरीज को सारा रिस्क बताते हैं और सारी सावधानियां सभी के अंदर रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस व्यक्ति को भी तकलीफ हो। तो इस तरह के जो रिस्क है उसको हम कम करना चाहते हैं। इसलिए काफी चीजों का जवाब शायद हमें भी 100% नहीं पता कि आपको होगा कि नहीं। आप अगर ये सोचे कि इन्होंने तो बोला था कॉम्प्लिकेशन हुआ और नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हुआ तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने सावधानियां रखी, बट होने की संभावना होती है तो हम उसको हमेशा ध्यान रखते हैं। जी, तो अब जैसा आप बता रहे हैं, हमारे श्रोता सुन रहे हैं, तो उन्हें समझ में आएगा कि जब आप जाते हैं डॉक्टर क्या सोच के आपको बता रहा है, वो भी साइकी समझने की आपको कोशिश करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने कहा कि हमेशा उनकी और उनकी टीम की और सबकी ये कोशिश होती है कि आपको कोई परेशानी ना हो। राशि लिख रही है बिहार से, प्रणाम मैम एंड सर, क्या कोलोनोस्कोपी में एनेस्थीसिया की जरूरत पड़ती है? थोड़ा सा उसमें दर्द की और थोड़ा सा बेहोशी की दवाई देते हैं, इसमें जस्ट सेडेशन बोलते हैं हम उसको। अच्छा। तो इसमें यूजली पूरा बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक हमने अभी बेहोशी की बात कर रहे थे, एक टेक्निक होती है सिंपल सेडेशन बोलते हैं, कि मान लो कि आपको लग रहा है कि आप बहुत चिंता कर रहे हैं, घबराहट कर रहे हैं, कुछ दूरबीन डाल रहे हैं आपको, तो हम उसमें सुनपन या पूरा बेहोश नहीं करते हैं, थोड़ा सा नींद की दवाई जैसे बोलते हैं ना। अच्छा। आम भाषा में हम टेक्निकल में सेडेशन बोलते हैं, तो सेडेट करते हैं ताकि उसको उस चीज की महसूस ना हो और वो अपना प्रोसीजर बहुत अच्छे से रिलैक्स कर लें। तो वो भी दवाई लेकिन वैसे ही दी जाती है? बिल्कुल कंट्रोल तरीके से देते हैं, मॉनिटर करके देते हैं उसको भी। ओके, और दर्द का एहसास कम कर देती है? बिल्कुल, दर्द का भी, और जो उसकी वजह से एक एंजाइटी और फील आता है ना, उसको भी कम हो जाता है। जी जी, हमारी एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। हाँ जी, गीतांजलि जी। जी मैम। हाँ जी, मैं रोज सुनती हूँ आपका प्रोग्राम गाड़ी में। थैंक यू सो मच। कहाँ से बोल रही हैं? जी, गाजियाबाद से। जी जी, आपने पहले भी प्रश्न किए हैं। जी हाँ, बताएं। जी जी, मैं रोज सुनती हूँ ना, तो मेरे को अच्छा लगता है प्रोग्राम बहुत। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना नहीं चाहती, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ आप लोगों की टेक्नोलॉजी को, डॉक्टर की, कि अभी मेरे हस्बैंड का जो ऑपरेशन हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी, इतना मेजर ऑपरेशन था, वॉल्व चेंज किया गया था उनका, लेकिन उनको जरा सा भी बाद में भी कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि वाकई इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल, यही हम इस कार्यक्रम में बात कर रहे हैं और अच्छा हुआ कि आप जुड़ी। आपने एज अ पेशेंट के केयर गिवर आपने ये बात बोली है, तो और अच्छे से हमारे श्रोताओं को समझ में आ रही है। कैसे हैं आपके हस्बैंड? आप बात सुनकर आप लोगों की बिल्कुल ठीक है, और मेरे को लगता है कि मुझे ज्यादा दर्द होता है कहीं ना कहीं, कभी कभी उन्हें कभी कोई दर्द ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और ये शुभकामनाएं कि आप लोग स्वस्थ रहें और इसी तरह से कार्यक्रम को सुनते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये हमें धन्यवाद श्याम मित्तल जी भी दे रहे हैं, प्रोग्राम इज so good that it may be repeated over weekend if possible। तो बिल्कुल जी श्याम जी, हम मान गए आपकी बात और अच्छे कार्यक्रमों को हम पुनः आपके लिए लेकर जरूर आते हैं। इस कार्यक्रम को भी लेकर आएंगे शीघ्र अतिशीघ्र, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे। आप इस कार्यक्रम को पुनः सुनिए, और जो हमारे श्रोता आज किसी कारण से देर से जुड़े या नहीं जुड़ पाए, तो वो भी इस कार्यक्रम को सुन सकेंगे। डॉक्टर साहब, शालिनी मैम एंड डॉक्टर गर्ग को नमस्कार। डॉक्टर साहब, आप जब से इसमें हैं
सक्सेस रेट क्या रहा है? अच्छा, ये जानना चाहते हैं नरदेव सिंह चौहान कोटद्वार से, उत्तराखंड से, कि सक्सेस रेट क्या रहा है आपका जब से आप इस प्रोफेशन में हैं? सक्सेस रेट मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की सक्सेस रेट चाहते हैं आप, क्योंकि एम्स में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट सर्जरी के लिए आते हैं जो बाहर शायद संभव नहीं हो पाते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, हाई रिस्क होते हैं। लेकिन मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो टेक्निक्स जो हम पेरी ऑपरेटिव केयर देते हैं वो हमारे एम्स के अंदर या बाकी काफ़ी अस्पताल में वर्ल्ड को मैच करते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी के साथ, हाँ कुछ कॉम्प्लिकेशंस की संभावना रहती है, कुछ सर्जरी पूरी नहीं हो पाती है, तो हम उसको कंपेयर करते हैं किसी भी दूसरे सेंटर से, तो हमारे सक्सेस रेट उनसे कहीं बेहतर है। और दूसरा, अगर एज अ पेशेंट हम बात करें तो सक्सेस रेट इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है कि हम किस माध्यम से पूछना चाहते हैं। आप जो भी पूछना चाहते हैं, अगर हाई रिस्क पेशेंट होता है तो सारे डॉक्टर्स आपके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं कि इसमें ये तकलीफ होने की संभावना रहती है, ये कॉम्प्लिकेशन रहेगा, और उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं क्या सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या थोड़ा वेट करके करनी चाहिए। तो वो डिसीजन हम मिलकर लेते हैं और उसके हिसाब से सक्सेस रेट और बढ़ जाता है। सक्सेस रेट बढ़ जाता है, बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरा कि जैसे हम जनरल एनेस्थीसिया की बात करते हैं, आपने बहुत सारी बातें बताई, रिस्क बहुत मिनिमम है, आज की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक जैसे हम चाहे मिथ भी कहें, पहले से ये सुनी सुनाई बातें हैं कि ये कहा जाता था कि जी ये तो बहुत जरूरी है तो करना चाहिए क्योंकि रिवाइवल इज समटाइम्स डिफिकल्ट। कितनी सच्चाई है इस बात में? अगर मैं आपको पीछे की तरफ ले जाऊं, 3-4 डिकेड्स पहले की बात है, तो सुविधाएं कम थी एनेस्थीसिया देने की, मशीन्स कम थी, मॉनिटरिंग कम था, और हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ भी उपलब्ध नहीं थी, इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे, तो वहाँ हम शायद बोल सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्की रहता है। बट अगर हम 2024 की बात करें या इनफैक्ट पिछले 5-10 साल की बात करें, एनेस्थीसिया टेक्निक इतनी सेफ हो गई है, और हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है ना, पूरा हम उसको बोलते हैं एयरवे मैनेजमेंट आर्मामेंटेरियम, उसमें हमारे पास 50 इक्विपमेंट्स हैं, तो हम उस मरीज के हिसाब से जो उसको बेस्ट सूट करता है वो चूज करते हैं। तो जो रिस्क की जो पॉसिबिलिटी थी, और इसी तरह दवाइयाँ भी है, आप जब देना चाहते हैं स्टार्ट कर दीजिए, जैसे ही बंद करेंगे 2-4 मिनट में उसका इफेक्ट चला जाता है। तो इन सभी की वजह से जनरल एनेस्थीसिया भी काफी सेफ हो गया है। बट सेफ सिर्फ दवाइयों की वजह से नहीं है, उसके पीछे जो इंसान खड़ा है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट खड़ा है, उसकी ट्रेनिंग है, 3 साल की जो ट्रेनिंग है, उसको भी हम एक्सपर्ट बना रहे हैं। तो सेफ हैंड भी है, और उस सेफ हैंड के पास एक पूरा जो आर्मामेंटेरियम है वो भी सेफ है। इसलिए आज के टाइम में जनरल एनेस्थीसिया बहुत सेफ हो गया है, और हम सारी सावधानियां रखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस ना के बराबर रहें। जी, हमारे एक श्रोता है, इन्होंने नाम नहीं लिखा है, पर ये जानना ये चाहते हैं कि जब ये मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाती हैं, वैसे आपने काफी चीजें तो बताई हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है आपने बताया वैसे तो इस चीज को, और एक चीज इन्होंने और लिखी है कि आजकल जब लेटेस्ट मेडिसिन आ गई हैं तो इनका मिसयूज भी शुरू हो गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आपने बोला जीए की जरूरत नहीं है, पर जीए फिर भी कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही आप समझते हैं? अगर हम दवाई की मिसयूज की बात करें तो मैंने बोला कि हर पेशेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, हम उसी के हिसाब से करते हैं, और जो हम दवाइयां हैं, ये दवाइयां आपको बाहर मार्केट में नहीं मिलेगी, तो मिसयूज के चांस ना के बराबर हैं, तो मिसयूज नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल्ड मेडिकेशंस हैं, और उसको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ही यूज कर सकता है, और ओपन मार्केट में ओवर द काउंटर ड्रग अवेलेबल नहीं है, तो मिसयूज के चांसेस फिर भी कम रहते हैं, ना के बराबर ही है, तो उसको हम मान के चलें। और पहला सवाल क्या पूछा था इन्होंने ये बोला था कि प्रोसीजर क्या फॉलो करते हैं आप? प्रोसीजर, दवाइयां हमारी 2 तरीके से यूजली हम देते हैं, या तो नस से देते हैं, आईवी देते हैं, या सूंघने का देते हैं, और यूजली हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। अच्छा। और साथ में जैसे मैंने बताया कि रीजनल ब्लॉक भी यूज करते हैं कि कमर या नस को ब्लॉक करना। तो आजकल हम कोशिश करते हैं जो मेजर सर्जरीज हैं उसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, ताकि सबका फायदा हो और साइड इफेक्ट मिनिमल हो। अच्छा। अगर थोड़ा थोड़ा सब में देंगे, कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं, हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। तो वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ जनरल प्लस रीजनल एनेस्थीसिया, सो दैट वी आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ बोथ एंड डिक्रीजिंग द साइड इफेक्ट ऑफ बोथ, सो इसलिए एडवांटेज हो जाता है। जी, तो बहुत सारी जानकारी आपने दी, और बहुत सारी नई बातें भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राकेश गर्ग कि आप यहाँ आए और आपने टाइप्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ एनेस्थीसिया पर इतनी विशेष जानकारी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम
माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को एनेस्थीसिया एंड पैलिएटिव मेडिकल केयर, एम्स न्यू दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। सेफ रहें एंड पेरी ऑपरेटिव केयर इज एब्सोल्युटली सेफ एंड कीप सेफ। थैंक यू सो मच। और इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद देते हैं। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का भी नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।